आपका बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ जितेंद्र जी के बारे में। जितेंद्र जी एक बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड क्रिमिनल जर्नलिस्ट है और अभी हम सुनने वाले हैं इनसे, इनकी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस भी है इतनी सारी। हम सिर्फ है ना मूवीज में देखते हैं, हमने सिर्फ न्यूज़ में सुना है, पर जो न्यूज़ में भी ये रिपोर्ट करके लाते थे वो थे जितेंद्र जी। इसलिए आपको इनको क्यों सुनना चाहिए वो आपको सुन समझ आ ही जाएगा। तो जितेंद्र जी, आज क्या क्या खुलासे करने वाले हैं हम? खुलासे क्या है, मतलब किस्से कहानियां हैं मेरे पास। मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए किस्से हैं, मुंबई की राजनीति से जुड़ी हुई कहानियां हैं, तो जिस पर मैंने अपनी किताब भी लिखी, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। यस। तो उसके कुछ किस्से कहानियां आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और बाकी आपको अगर कोई जिज्ञासा है, आपके दिमाग में अंडरवर्ल्ड को लेकर, अपराध जगत को लेकर कोई सवाल हो, तो उनके जवाब दे सकता हूं, उनसे जुड़ी कहानियां सुना सकता हूं। तो ओके यही चर्चा होगी हमारी। ओके। सो मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है एज अ किड रहा भी और अभी भी एक जनरल, क्योंकि अब हम शायद थोड़ा सा देख रहे हैं पॉडकास्ट में एक दौर चल रहा है अंडरवर्ल्ड कहानियों का। नहीं तो उसके पहले तक तो हमें यही समझ में आ रहा था कि अंडरवर्ल्ड दाऊद पहली बात सबसे बड़ा नाम आता था, और दाऊद ही सब गलत काम कर रहा है, का भी काम कर रहा है, वो मैच फिक्सिंग का काम कर रहा है, वो मतलब हमें बताया जाता था। अब कितना सच है नहीं है वो तो आप बता सकते हैं, बट हमारी एक पर्सपेक्टिव थी बचपन से कि ये गलत काम जो भी होते हैं, एनीथिंग, ट्रैफिकिंग, एनीथिंग, सब में कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड रहता ही है। अब मुझे बताइए कि कितना सच है और एक्चुअल में क्या था, अब क्या है? नहीं, ऐसा है कि देखिए, दाऊद मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक सबसे बड़ा चेहरा बन गया, हम्म। और उसके पीछे कई सारे कारण हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में खून खराबे को इंट्रोड्यूस करने वाला जो दाऊद इब्राहिम है। मुंबई में जो गैंगवार हुए, जो खूनी गैंगवार हुए, वो दाऊद इब्राहिम की एंट्री के बाद में शुरू हुए। दाऊद के पहले क्या होता था कि दाऊद के पहले स्मगलर्स का अंडरवर्ल्ड हुआ करता था। हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल, और फिर वरदा राजन मुदलियार जैसे लोग थे माटुंगा इलाके में। तो इन्होंने अपने अपने इलाके बांट रखे थे, इनके अपने अलग अलग धंधे थे, और इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इनफैक्ट ये लोग आपस में कॉपरेट करते थे, अच्छा। ओके। वो था। लेकिन होता यह है कि जब दाऊद की एंट्री होती है तो फिर दाऊद चाहता है कि अंडरवर्ल्ड पर उसका ही एक क्षेत्र राज हो, उसकी ही मोनोपोली हो, और दाऊद अपना ही राज करना चाहता था। तो उसके बाद अंडरवर्ल्ड में खून खराबा शुरू हो जाता है। पहले दाऊद का गैंग वॉर होता है पठान गिरोह के साथ। दाऊद खुद पठानों के लिए एक वक्त में काम भी कर चुका था, लेकिन बाद में अच्छा। उनका दुश्मन बन गया। पठान गिरोह के साथ में उसका गैंग वॉर शुरू होता है। आगे चलकर अरुण गवली के साथ में गैंग वॉर शुरू होता है, गवली गिरोह के साथ। फिर और मिड 90s में जाएं तो छोटा राजन के साथ उसका गैंग वॉर शुरू हो जाता है। छोटा राजन भी दाऊद के लिए पहले काम करता था, लेकिन 94 में वो अलग हो गया दाऊद से। 93 में जब बम धमाके हुए तो उसके बाद छोटा राजन ने खुद को अलग कर लिया और दाऊद के खिलाफ काम करने लगा। तो फिर आगे चलकर छोटा राजन के साथ में दुश्मनी हो गई थी, और छोटा राजन और डी कंपनी के बीच में गैंग वॉर हुआ है। अब छोटा राजन चूंकि खुद को एक नेशनलिस्ट डॉन बताना चाहता था, और दाऊद इब्राहिम की इमेज एक देशद्रोही की हो गई थी, क्योंकि दाऊद का नाम आया 12 मार्च 1993 के बम धमाके में। और ये कहानी सामने आई कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद के स्मगलिंग का नेटवर्क का इस्तेमाल करके मुंबई में बम धमाके करवाए थे, भिजवाए थे, हथियार भिजवाए थे। तो उसमें दाऊद के उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। तो दाऊद अब हमारे कानून की नज़र में एक आतंकवादी बन गया, एक देशद्रोही बन गया। तो उसके जवाब में छोटा राजन ने खुद को एक राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त डॉन पेश करने की सोची। और हुआ ये कि जो डी कंपनी के लोग या मुंबई बमकांड की साजिश के जो आरोपी थे, जब वो जमानत पर बाहर निकलते थे तो छोटा राजन के शूटर उनकी हत्या कर देते थे। ऐसे करीब दर्जन भर से ऊपर के आरोपी होंगे जिनकी छोटा राजन गिरोह ने हत्या कर दी। और हत्या के पीछे मुख्य मकसद यही बताया गया कि इन्होंने देशद्रोह का काम किया था, ये लोग देशद्रोही थे, डी कंपनी के लिए काम करते थे, इसके लिए इनकी हत्या की गई। बदले में होता यह था कि डी कंपनी जो है शिवसैनिकों के ऊपर फायरिंग करती थी। अच्छा। ओके। कुछ ऐसे शिवसैनिकों को टारगेट किया गया जो कि 93 के दंगों में शामिल थे, या श्री कृष्ण कमीशन में जिनके बारे में लिखा गया था, जिन पर आरोप लगाए गए थे। हाँ। तो एक तरफ छोटा राजन बमकांड के आरोपियों की हत्या कर रहा था,
तो वहीं दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम के शूटर शिवसैनिकों की हत्या कर रहे थे, शिवसेना के शाखा प्रमुखों को मार रहे थे, शिवसेना नेताओं को मार रहे थे, हिंदुत्ववादी नेताओं को मार रहे थे। तो उस दौर में ये काफी कुछ हो रहा था और इस तरह से अंडरवर्ल्ड में कम्युनलिज्म आ गया था, सांप्रदायिकता आ गई थी। तो थोड़ा सा जंप बैक करते पीछे, क्योंकि आपने अभी तक कहा कि कॉपरेशन चल रहा था और उसमें आपने मुस्लिम नाम भी लिए और हिंदू नाम भी लिए, इनफैक्ट साउथ इंडियन हो गए, वरदराजन मुदलियार। वरदराजन। तो अब क्या ऐसा हो गया कि कम्युनलिज्म आ गया, और क्यों दाऊद पहले खून खराबा भी उसने शुरू किया, फिर उसने आतंकवाद भी किया, और ये कम्युनलिज्म क्यों आया, ये इसका एंगल देते हैं। क्योंकि आई थिंक आपका बुक का नाम बॉम्बे आफ्टर अयोध्या बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है पहली बात तो, क्योंकि एक अपने आप में आपने कवर भी बहुत ब्यूटीफुल बना, एकदम कोई मूवी का पोस्टर हो वैसा। और मैंने बुक पढ़ी है, मैं जब एक बार सो रहा था तब मेरे को थोड़े से सपने भी वैसे आ रहे थे, बिकॉज आई वाज थिंकिंग, एंड मेरे को थोड़ा मूवी जैसा फील हो रहा था। एंड मैं एक बार खाने के लिए रुक गया था, तो मैं थोड़ा सा ईगर था कि मैं वापस कब पढ़ना शुरू करूंगा, क्योंकि आई वाज ईगर, मैं ना बहुत उत्सुक था कि अभी क्या मुझे और मालूम पड़ने वाला है अंडरवर्ल्ड के बारे में। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा रीडर्स को कि प्लीज़ ये बुक पढ़ना। और जो मुंबईकर है, जो बचपन से इधर पले बड़े हैं, इनके लिए ये बुक काफ़ी रिलेटेबल भी रहेगी एक लेवल तक। और जो मेरे जैसे 95 या 2000 बॉर्न हैं, उनको पहले की कहानी नहीं पता है, तो वो भी पता चलेगी। प्लस आपने जो खुद सहा है 2000 2002 से, जो हमने और सहा है, देखा किया है, वो सब दिखेगा। और उन्होंने छोटी से छोटी हर इंसिडेंट को बहुत ही अपने नज़रिए से, क्योंकि बहुत सारे में तो आप खुद एक दिन पहले उनसे मिलने वाले थे, या उसी दिन मिलने वाले थे, या आप बाहर खड़े थे, या आप आधे घंटे बाद पहुंचे, ऐसे सब सिनेरियोज हैं। इसलिए मैं मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि ये क्या है, ये बॉम्बे आफ्टर अयोध्या जो है, ये इसका रिजल्ट 93 का था, पर ये क्यों हुआ? पहले तो बहुत आराम से चल रहा था, सब एक साथ काम कर रहे थे, बट अब हिंदू मुस्लिम क्यों होने लग गया? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इसमें दाऊद का बिजनेस इंटरेस्ट था, जो 12 मार्च 1993 का बम धमाका हुआ, और उसी के बाद में मुंबई अंडरवर्ल्ड कम्युनल लाइंस पे डिवाइड हुआ था। तो एक कारण तो ये था कि दाऊद जब दुबई में था तो वो सोने चांदी के कंसाइनमेंट्स भेजता था स्मगलिंग कराकर भारत में। अब ये कहानी है कि पाकिस्तान के ही किसी और एक डॉन ने दाऊद के उस कंसाइनमेंट को समंदर में कैप्चर कर लिया, और इससे दाऊद का बड़ा नुकसान हुआ। तो ये बात आईएसआई को पता चली, पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी को। तो उन्होंने दाऊद को बोला कि देखो तुम्हारा ये जो माल है ये पकड़ा गया है, और ये पाकिस्तानी क्रिमिनल इन्होंने तुम्हारा माल पकड़ा है, हम उसको छुड़वा के तुमको वापस दिला सकते हैं, लेकिन बदले में तुमको हमारा काम करना पड़ेगा। तो हमारा काम मतलब क्या? कि मुंबई पर अटैक, मुंबई में के, और इसके लिए तुम्हारा जो स्मगलिंग का नेटवर्क है, तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे लिए काम करने वाले, तुम्हारे साथ जिनके ताल्लुकात हैं, ऐसे लोगों की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो एक तो ये कारण था, यहाँ पर दाऊद को अपना बिजनेस इंटरेस्ट नजर आया कि मेरा इतना माल वापस छूट जाएगा। दूसरा ये था कि मुंबई में जो हुए थे 93 मार्च में धमाके हुए, उसके पहले जनवरी में हुए थे, फिर 92 दिसंबर में हुए थे। तो उन हुआ ये कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। तो ये खास करके जनवरी, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि राम मंदिर, ये जो बाबरी ढांचा तोड़ा था 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो बाबरी ढांचा गिराया गया, तो उसके बाद में देश भर में हुए थे, लेकिन सबसे भयंकर वो मुंबई में हुए थे। सबसे ज्यादा खून खराबा मुंबई शहर में हुआ था, और 2 चरणों में हुआ था। पहले 6 दिसंबर को शुरू हुआ 92 को, और करीब 11-12 दिसंबर तक चला। उसके बाद महीने भर बाद वापस से 6 जनवरी से फिर से शुरू हुए, जब दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में 2 माथाड़ी कामगारों की हत्या कर दी गई। और उसी वक्त में हुआ ये कि जोगेश्वरी के गांधी चाल में, जिसको कि राधाबाई चाल इंसिडेंट नाम से जाना जाता है, वो राधाबाई चाल नहीं थी, हालांकि अखबारों ने गलत लिखा था उस वक्त के, वो गांधी चाल थी। उस गांधी चाल में एक हिंदू फैमिली को दंगाइयों ने जिंदा जला दिया था। तो उसके बाद फिर वापस से शहर में एक बार भड़क उठे थे। तो 2 चरणों में ये पूरे हुए थे। और इसके बाद जो दूसरे चरण का था, उसमें पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस ने बड़े ही सांप्रदायिक तरीके से काम किया था, और पुलिस ने मुसलमानों को खास करके टारगेट किया,
इस तरह के आरोप श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट में भी लगाए गए थे। ये श्री कृष्ण जी कौन थे? श्री कृष्ण जो है वो एक जज थे, BN श्री कृष्ण, ओके, जस्टिस थे। और जब ये हो गए तो उसके बाद में तब की राज्य सरकार ने उनकी अगुवाई में एक कमीशन गठित किया जिसको श्री कृष्ण कमीशन कहते हैं, और उनको जिम्मेदारी दी गई कि ये जो दोनों हुए हैं आप इनका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता कीजिए और बताइए कि ये दंगे आखिर क्यों हुए थे, कौन लोग इनके पीछे थे। तो श्री कृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बाद में इस श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट की जो जांच का दायरा था वो 12 मार्च 93 के बमकांड को भी उसमें शामिल कर लिया गया। तो इन तीनों ही घटनाओं की जांच की जिम्मेदारी BN श्री कृष्ण के पास थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें उन्होंने कई सारे लोगों के ऊपर जो है आरोप लगाए थे, जिसमें शिवसेना से भी जुड़े हुए लोग थे, पुलिस से भी जुड़े हुए लोग थे, सरकार से भी जुड़े हुए लोग थे, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को। ओके। और ये जो श्री कृष्ण मिशन आप बोल रहे हैं, कमीशन, सॉरी, श्री कृष्ण कमीशन जो था ये कब मतलब कॉन्स्टिट्यूट की थी? ये उसी 93 में ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और तब किसकी सरकार थी? तब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में। पहले सुधाकर राव नाइक जो है वो CM थे। जब हो रहे थे जनवरी में, दिसंबर और जनवरी के वक्त में सुधाकर राव नाइक CM थे। उसके बाद में फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में शरद पवार CM बन गए। मार्च ऑफ 93। हाँ, 93 मार्च में फिर शरद पवार CM थे। जब 12 मार्च 1993 के बम धमाके हुए, दैट टाइम शरद पवार वाज द चीफ मिनिस्टर। ओके। तो आगे चलते हैं कि श्री कृष्ण कमीशन में ये बताया गया कि सांप्रदायिक तरीके से पुलिस वाले क्या कर रहे थे। तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से ऐसे गुहार लगाई गई दाऊद से कि आप एक मुस्लिम हो, आप इतने पावरफुल हो, आप इतने ताकतवर हो, तो मुसलमानों के साथ में ऐसा हुआ है तो उसका बदला लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। और कुछ लोगों ने ऐसी कुछ कहानी भी लिखी है कि दाऊद को जो है वो चूड़ियाँ भेजी गई, मुंबई की मुस्लिम इलाकों से महिलाओं ने चूड़ियाँ भेजी कि आप पर लानत है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। अब ये कितनी सही है गलत है, लेकिन किसी एक लेखक ने अपने किताब में ये बात लिखी है कि एक ये भी दबाव था दाऊद पर कि उनको अपनी कम्युनिटी की तरफ से लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था कि आपको बदला लेना चाहिए इस इंसिडेंट का। तो ये घटना, फिर दाऊद का बिजनेस इंटरेस्ट, तो ये प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से दाऊद ने इस साजिश में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी और फिर उसने 12 मार्च 1993 के बमकांड को अंजाम दिया। इसके लिए उसने मदद ली टाइगर मेमन की। टाइगर मेमन जो है स्मगलिंग का कारोबार संभालता था, सोने चांदी का जो तस्करी होती थी वो काम टाइगर मेमन करवाता था। जो लैंडिंग एजेंट्स थे, जो मुंबई और आसपास के जो समुद्र तटों पर जो कंसाइनमेंट आता है उसको लैंड करवाने के लोग टाइगर मेमन के ही थे। अच्छा। तो जो उतरा था वो मुंबई के करीब रायगढ़, हम अलीबाग से आगे जाएंगे तो वहाँ का जो समुद्र तट है, दिघी शेखाड़ी वगैरह के जो इलाके हैं, वहाँ पर ये कंसाइनमेंट उतारे गए थे। और वहाँ पर टाइगर मेमन का एक लैंडिंग एजेंट था, दाऊद फंडसे उसका नाम था। अच्छा। और वो गंजा था, इसके लिए उसको अंडरवर्ल्ड में दाऊद टकलिया बोलते थे। ओके। तो उसकी मदद से ये कंसाइनमेंट उतारे गए थे और उतारा गया, हथियारों की खेप उतारी गई और फिर बाद में इनको अलग अलग जगह पर पहुंचाया गया। उसी हथियार की खेप में से कुछ AK-47 फिल्म स्टार संजय दत्त के घर पर भी पहुंचाई गई थी अबू सलीम के जरिए। तब अबू सलीम डी कंपनी के लिए काम करता था। ओके। तो संजय दत्त के घर पर पहुंचाई गई थी। बाद में संजय दत्त उस मामले में गिरफ्तार भी हुए टाडा कानून के तहत। फिर आर्म्स एक्ट के तहत उनको 6 साल की सजा सुनाई थी टाडा कोर्ट ने। हालांकि टाडा से उनको बरी कर दिया था, लेकिन आर्म्स एक्ट में उनको दोषी ठहराया गया, 6 साल की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस 6 साल की सजा को कम करके 5 साल की कर दिया था। ओके, ऑल राइट। तो अभी ये एक कम्युनल एंगल ले चुका था। अभी आई एम अज्यूमिंग कि ये 93 ऑनवर्ड्स, आपने कहा छोटा राजन ने अपने आप को अलग किया, तो ये पेट्रियोटिक डॉन मुझे बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म लग रहा है, क्योंकि डॉन तो डॉन होता है, वो गलत काम करता है, और पेट्रियोटिक तो एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है। ये क्या चल रहा है? ये आपका सवाल बड़ा ही दिलचस्प है।
कि दो विरोधाभासी चीजें हैं। हाँ एक जी। तरफ डॉन मतलब कि एक गैंगस्टर, एक ऐसा शख्स जो कि कोई अपराध करता है, और दूसरी तरफ एक पैट्रियट जो कि देशभक्त है, देश के लिए काम करता है। और छोटा राजन ये दोनों का मेल होने का दावा कर रहा था। तो वो इस तरह से कि छोटा राजन दाऊद के लोगों को टारगेट कर रहा था। अच्छा। और खास करके जैसा मैंने बताया कि मुंबई बमकांड के आरोपी थे, उनको खत्म कर रहा था, एक एक करके उनको चुन चुन कर मारा जा रहा था जब भी वो बेल पर आ रहे थे। तो इस तरह से वो खुद को पैट्रियोटिक डॉन साबित करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा ये कि एक कहावत जो है हिंदी में कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने भी जब देखा कि छोटा राजन अब दाऊद से अलग हो चुका है, तो क्यों ना उसकी मदद ली जाए दाऊद को खत्म करने के लिए, दाऊद को पकड़ने के लिए। ओके। क्योंकि छोटा राजन बड़ा ही करीबी था। वो 80s से करीब 15 साल वो दाऊद के साथ में रहा, दाऊद का राइट हैंड बन गया था, दाऊद को बेहद करीब से जानता था, दाऊद को क्या पसंद है, दाऊद को क्या नापसंद है, उसके सारे खुफिया ठिकाने मालूम होंगे, दाऊद के खुफिया ठिकाने उसको पता थे, दाऊद के लोग कौन कौन से हैं, दाऊद के धंधे क्या क्या हैं। तो ये क्या हिंदू मुस्लिम गैंग बना दी इन्होंने कि हम सिर्फ हिंदू लोग? और देखिए वैसे देखा जाए तो दाऊद की गैंग में हिंदू भी थे, हाँ, और छोटा राजन की गैंग में मुसलमान भी थे। अच्छा, मतलब इवन आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट, इवन आफ्टर छोटा राजन सेपरेटेड फ्रॉम दाऊद, देन ऑल्सो दाऊद की गैंग में, जैसे मैं हिंदू गैंगस्टर्स की मिसाल देता हूँ, शरद शेट्टी हिंदू था लेकिन दाऊद के लिए काम करता था। सुनील सावंत सावतिया हिंदू था लेकिन दाऊद के लिए काम करता था। अनिल परब हिंदू था लेकिन दाऊद के लिए काम करता था। उसी तरह से आप छोटा राजन के गिरोह को देख लीजिए। छोटा राजन के गिरोह में फरीद तनाशा मुस्लिम था लेकिन छोटा राजन के लिए काम करता था। इसी तरह से इजाज लाकड़ावाला का नाम आता है, पहले वो भी छोटा राजन के लिए काम करता था, बाद में उसने इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना शुरू किया, लेकिन पहले वो छोटा राजन के लिए काम करता था। तो दोनों ही गिरोह में दोनों ही कम्युनिटी के लोग थे। भले ही एक का हेड था हिंदू और एक का हेड था मुस्लिम, लेकिन दोनों के पास में दोनों समुदाय के गैंगस्टर काम करते थे। अभी हमने ये समझ लिया कि दोनों में दोनों के मतलब रिलीजन के दोनों के लोग थे। तो ये डॉन लोगों में भी ये पॉलिटिक्स चलती थी क्या? हम अपने आप को क्या दिखाने, क्योंकि आजकल ये पॉलिटिक्स लोग का ऑप्टिक चलता है, राइट, कि हम ये है हम वो है। ये उनमें क्या, उनको उससे क्या मिल रहा था कि पुलिस इन पे सॉफ्ट होती थी? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि डॉन लोग भी, हमने देखा कि वो भी एक अपनी पब्लिक इमेज मेंटेन करना चाहते थे। अच्छा। तो आप देखेंगे कि एक तरफ छोटा शकील भी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देता था, दाऊद ने भी अखबारों को इंटरव्यूज दिए। तो दूसरी तरफ छोटा राजन भी इंटरव्यूज देता था टीवी चैनलों को, अखबारों को इंटरव्यूज देता था। मैंने खुद छोटा राजन के कई बार इंटरव्यू किए। ओके। तो ये गैंगस्टर्स भी अपनी एक पब्लिक इमेज क्रिएट करना चाहते थे, और इनको लगता था कि ये एक तरह से मीडिया का इस्तेमाल करके जस्टिफाई कर रहे हैं जो भी इनकी ओर से काम किए गए, वो कैसे गलत नहीं है या कैसे जैसे देश हित में है, तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। जैसे दूसरी तरफ दाऊद का नाम जब बमकांड में आया तो छोटा शकील लगातार टीवी चैनलों को ये बोलता रहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा। हम पे झूठा आरोप लगाया गया। और दूसरी तरफ छोटा राजन है जो इंटरव्यूज में बताता रहा है कि कैसे दाऊद ने इस साजिश को अंजाम दिया और कैसे दाऊद उसके निशाने पर है। तो बिल्कुल ये जो अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स हैं ये भी एक अपनी पब्लिक इमेज क्रिएट करना चाहते थे, और इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल करते थे, मीडिया से बातचीत करते थे। और दूसरी तरफ मीडिया भी इनको जगह इसलिए देती थी क्योंकि लोगों को इनकी जिंदगी के बारे में जानने में इंटरेस्ट था कि दाऊद कैसे जीता है, क्या सोचता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, छोटा राजन क्या करता है। और इनकी जो दुश्मनी थी उसमें बड़ा ड्रामा था, कहानी थी, और एक अच्छी कहानी हर कोई सुनना चाहता है। तो इसके लिए मीडिया को भी चाहिए था। और दूसरी बात ये करंट अफेयर्स थे ना, सिटी में उन दिनों गैंगवार हो रहा था, खून खराबा हो रहा था। उस वक्त के हालात जैसे भी थे उसके लिए ये लोग जिम्मेदार थे। अगर मुंबई की सड़कों पर खून बह रहा था उन दिनों तो उसके लिए दाऊद इब्राहिम की उसमें भूमिका थी, छोटा राजन की उसमें भूमिका थी। करंट अफेयर भी था, खबर भी थी, तो इसलिए मीडिया इंटरेस्ट ले रहा था। दूसरा कि इनकी लड़ाई में ड्रामा भी था, हाँ जी, बदला भी था, इमोशंस भी थे, और बॉलीवुड भी था। हाँ बॉलीवुड भी था, उसकी तो एक अलग कहानी है।
तो ठीक है, चलते बॉलीवुड के तरफ, क्योंकि मैं जितना सुना हूँ न्यूज़ में, वो ये समझ में आता था कि कुछ वीडियोस दिखते थे कि गुलशन ग्रोवर दुबई में दाऊद के साथ पार्टी में दिख रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग। प्लस ऐसे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे मूवीज प्रोड्यूस की जाती थी अंडरवर्ल्ड के द्वारा। तो ये इतना कोऑर्डिनेशन में काम कैसे हो रहा था? बॉलीवुड क्यों ऐसी एक जगह बन गई थी इनकी? देखिए, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में है ना कई तरह के रिलेशन है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में एक रिलेशन था प्रे एंड प्रीडेटर का, शिकार और शिकारी का, जहां पर अंडरवर्ल्ड डॉन एक शिकारी होता है और बॉलीवुड का प्रोड्यूसर एक शिकार होता है। किस तरह से कि फिल्म बिजनेस से जो भी कमाई हो रही होती थी उस प्रोड्यूसर की, अंडरवर्ल्ड उसमें अपना हिस्सा मांगता था, एक्सटॉर्शन करके, धमकी भरे फोन कॉल्स, पैसे नहीं दिए तो उसको खत्म कर दिया जाता था, उस पर फायरिंग होती थी। ओके। ये एक रिश्ता हुआ। ओके। दूसरा रिश्ता होता था पार्टनरशिप का, कि अंडरवर्ल्ड और फिल्मकार दोनों का फायदा होता था। उन दिनों में क्या था कि आज जैसे कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, उस दौरान ऐसा नहीं था। फिल्म बनाने के लिए पैसे जो है हासिल करने के कोई बड़े फॉर्मल चैनल्स नहीं हुआ करते थे। तो अगर फिल्मकारों को अच्छी फिल्म बनानी है, बड़े बजट की फिल्म बनानी, तो पैसा लगता था। अंडरवर्ल्ड वो पैसा देने को तैयार था। ओके। तो अंडरवर्ल्ड अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए फिल्म वर्ल्ड का इस्तेमाल करता था। तो एक तरह से इनके बीच का रिश्ता हो गया पार्टनरशिप का। ये दो रिश्ते मैंने आपको बताए। तीसरा रिश्ता था परफॉर्मर और पैटर्न का। Okay. ये जो बॉलीवुड के सिंगर्स, एक्टर्स, ये सारे परफॉर्मर लोग हैं। तो इनको दुबई वगैरह में बुलाया जाता था, इनके नाच गाने के प्रोग्राम्स रखे जाते थे। आपने टीवी पर भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर दाऊद की शान में कसीदे पढ़े जाते थे। अमीरों को जिसने अमीरी दिखाई, गरीबों की जिसने कुटिया सजाई, अच्छा, वही है सबका भाई, दाऊद भाई, दाऊद भाई। ये हमारे बॉलीवुड के लोग वहां जाकर गाकर आए। ओके। ओके। तो दाऊद की शान में वहां पर इस तरह के गाने गाए जाते थे, और फिर बदले में डी कंपनी की तरफ से उनको अच्छा मेहनताना दिया जाता था, पैसा। हालांकि मेहनताना डी कंपनी तय करता था। अगर किसी फिल्म स्टार को या सिंगर को दाऊद ने बोला कि उसको आकर दुबई में गाना गाना है, स्टेज शो करना है, तो फिर वो ना नहीं कर सकता है। अच्छा। उनको ये भी बोला जाता कि तुमको पैसा दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, वो दाऊद भाई डिसाइड करेंगे। तो एक तरीके से एक राजा तानाशाह टाइप्स था कि बस जो भी था। तो और लेकिन जो मैंने सुना है कि जो भी वहां पर जाते थे इस तरह के फिल्म स्टार, वो खुश होकर ही आते थे। मतलब अच्छा। उनको इतना पैसा दिया जाता था। ओके। ना केवल फिल्म स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स भी, क्रिकेट से जुड़े हुए लोग भी, दाऊद उनके लिए पार्टीज रखता था, फिल्म स्टारों के लिए पार्टीज रखता था। जब भी शारजा और दुबई में मैच होती थी तो अक्सर वहां पर दाऊद की ओर से पार्टीज रखी जाती थी। और एक किस्सा मुझे किसी ने सुनाया कि एक बार दाऊद ने एक पार्टी रखी दुबई में। ये बात है अर्ली 90s की। ओके। उसमें इंडिया की क्रिकेट टीम वहां पर गई थी शारजा में मैच खेलने के लिए, और वहां पर उसने एक होटल में पार्टी रखी। उस पार्टी में जब वो पार्टी खत्म हुई तो सबको दाऊद की ओर से एक एक सोने का बिस्किट जाते वक्त में दिया गया गिफ्ट में। वाओ। ओके। कई क्रिकेटरों का, वो नाम मैं नहीं बता सकता कि कौन से क्रिकेटर उसमें गए और नहीं गए। अच्छा, मतलब पूरी टीम नहीं गई? जो भी था। ओके। अब हुआ ये कि एक बड़ा क्रिकेटर जो था वो बड़ा टू माइंड्स में था यार, कि मैं इसके पार्टी में जाऊं कि नहीं जाऊं। इसके पार्टी में जाऊंगा तो हो सकता है नाम खराब हो जाए, लोग बोलें कि देखो किसकी पार्टी में जा रहा है। हाँ। लेकिन वो जाना भी चाहता था क्योंकि उसको पता था कि दाऊद वहां पर गिफ्ट देता है। ओके। तो पार्टी हो गई, वो क्रिकेट स्टार गया नहीं। अगले दिन सब वापस इंडिया रिटर्न आ रहे थे, तो इसने ना अपने दिल की बात दाऊद के एक आदमी से कही कि अरे मैं दाऊद भाई की पार्टी में जा नहीं पाया, देखो सबको तो गिफ्ट मिला और मुझे तो मिला ही नहीं है। ये बात दाऊद तक पहुंची। तो ये आदमी जब फ्लाइट पकड़ने जा रहा था एयरपोर्ट पर, ये क्रिकेट खिलाड़ी, तो दाऊद का एक आदमी एक छोटा बॉक्स लेकर आया और उसको वो बॉक्स गिफ्ट कर दिया। उसमें एक सोने का बिस्किट था। ओके। तो जैसे सारे स्टार्स को मिला था सोने का बिस्किट, इसको भी उसने गिफ्ट कर दिया। ओके।
ओके। तो ये सारी चीजें उन दिनों में होती थी। अच्छा, और अगर दर्शक लोग समझ पा रहे तो कमेंट कर लेना नाम, क्योंकि हम तो ओपनली नहीं बोलने वाले इसके बारे में। बट मुझे एक चीज़ समझना था कि वो एक दौर था 90s का जब बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे सब प्लेयर्सों पे। इवन कपिल देव भी इस चीज़ में फंसे थे, बट वो एक्विट हो गए कि मैच फिक्सिंग हो रहा था। तो अब जब आप कह रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि अगर किसी को इनवाइट कर दिया तो वो ना नहीं बोल सकता था। तो फिर ये हिम्मत कैसे कर लेते थे? क्योंकि अभी जैसे हम आज जो एकदम आइडल समझते हैं बड़े-बड़े क्रिकेटर्स को, उनका नाम तो नहीं आया था कभी मैच फिक्सिंग में। वो कैसे अलग रहते थे इससे? और जब उनको ये गिफ्ट मिलता था, तब तो उनके पास एक काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन आ जाता होगा कि अगर इन्होंने कुछ बोला है मैच फिक्स करने के लिए, अब ना तो नहीं बोल सकते हैं। ये कैसे जूझते कैसे थे प्लेयर्स इसमें से? कि क्रिकेटर्स पे वो थोड़े सॉफ्ट थे और मे बी परफॉर्मर्स और जो बॉलीवुड वाले थे, उनको देखिए, बोल दिया वो तो उनकी बोल ओर से डराया नहीं जाता था। ओके, डी कंपनी की ओर से किसी को धमकाया नहीं जाता था कि नहीं आया तो तेरा कर देंगे, ऐसा नहीं बोला जाता था। ओके। लेकिन दाऊद के नाम का इतना खौफ था ना, कुछ लोगों ने तय किया कि हम नहीं डरेंगे, नहीं जाते थे भले ही जो होगा। इवन बॉलीवुड में से? बॉलीवुड में भी आप देखिए ना, कई सारे नाम जो है ना नहीं गए। तो उनके आप करियर पे अफेक्ट हुआ? अमिताभ बच्चन को कभी आपने सुना कि अमिताभ बच्चन जो है दाऊद की पार्टी में जाके नाचे? हाँ, नहीं, कभी नहीं कभी सुना। आपने उनका नाम सुना? माधुरी दीक्षित, जो मेरी जानकारी है, मुझे एक एसीपी रैंक के अधिकारी ने बताया कि माधुरी दीक्षित के ऊपर भी दबाव डाला गया था दुबई जाकर परफॉर्म ओके, करने के लिए। ओके, माधुरी दीक्षित ने मना कर दिया, फिर उसके खिलाफ थ्रेट थी, एक उसकी जान को खतरा था। ओके। अनीस इब्राहिम को उसने मना किया था, और फिर कुछ दिनों के लिए माधुरी दीक्षित जो है इंडिया के बाहर चली गई थी। ओके, ऑलराइट। तो एक खौफ था, कई लोग उस खौफ के सामने नहीं झुके। क्योंकि एक और incident- दूसरी बात यह है कि कई स्टार्स के बीच में जो है ऐसा भी था कि दाऊद के साथ खड़ा होना, मतलब जो है दाऊद के साथ तस्वीरें खिंचाना, एक रुतबे वाली बात भी उन दिनों में मानी जाती थी अच्छा, ओके, कि अपने ऊपर तो दाऊद भाई का हाथ है। कई लोग तो ऐसा भी सोचते थे ओके, कि दाऊद के करीब होना, दाऊद के साथ दिखना जो है ना, एक रुआब वाली बात मानी जाती थी। एक इंसिडेंट मुझे एक एसीपी रैंक के अधिकारी ने सुनाया कि ये फिल्म स्टार दिवंगत महमूद साहब, तो किसी मामले में ये जो पुलिस अधिकारी थे, अविनाश धर्माधिकारी इनका नाम है, अभी रिटायर्ड हो गए एसीपी होके, तो इन्होंने मुझे बताया कि एक किसी मामले में ये महमूद साहब के घर पर गए, उनके बंगले पर गए, और ऐसे ही जनरली चाय पर वो बातचीत करने लगे महमूद से। तो उनके ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन था। ये बात है 90s की। उन दिनों में इतने बड़े स्क्रीन इंडिया में मिलते नहीं थे, बहुत पैसे वाले लोग ही जो है मतलब रख पाते थे। इतना कैथोड रे ट्यूब वाला? हाँ बिल्कुल, बहुत वाह। बड़ा टीवी स्क्रीन था। तो महमूद ने अविनाश धर्माधिकारी को बोला, इंस्पेक्टर साहब वो टीवी आप देख रहे हो, जानते हो किसने दिया? तो अविनाश धर्माधिकारी ने बोला, नहीं, बताइए किसने दिया? दाऊद भाई ने भिजवाया है। ओके, बेसिकली वो जताना चाह रहा था कि देखो मैं दाऊद के करीब हूं। तो उस वक्त में ये भी था कि है ना, लोग दाऊद के करीब खुद को बताकर जो है ना एक ये पेश करना चाहते थे कि देखो कितना इंपॉर्टेंट आदमी है, कि दाऊद उसको इतनी अहमियत दे रहा है, या वो कितना पावरफुल है उसके हाथ में। तो ये दौर भी था। अच्छा, क्योंकि मुझे अभी एक जो समझ में आ रहा है, अभी आई एम अज्यूमिंग कि ये जो महमूद वाला इंसिडेंट था ये थोड़ा पहले होगा, क्योंकि 95 आई थिंक बीजेपी की सरकार आती है महाराष्ट्र में, बीजेपी एंड शिवसेना की। तब जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, जो आई थिंक होम मिनिस्टर भी थे, वो गोपीनाथ मुंडे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने एक तरीके से बोल सकते कि इलीगल बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक पावर दे दिया था पुलिस को कि जस्ट गो एंड जाके उनको कंट्रोल करो, राइट? सत्या फिल्म देखी है क्या? मुझे देखनी थी, मैं देख नहीं पाया प्रिपरेशन में। यार मुंबई में रहते हो, पॉडकास्ट करते हो, और आज तक सत्या नहीं देखी? देखनी थी मुझे। ये वो फिल्म है जो मैं अनगिनत बार देख चुका हूँ। ओके। और आखिरी बार जो काउंट जहां पर मैंने बंद किया वो था 20वीं बार। ओह रियली? उसमें से 2 बार मैंने सिनेमा हॉल में देखा, ओके। फिर उसके बाद उसकी सीडी लाकर कई बार घर पर देखा है, यूट्यूब पर देखा है, और अभी आगे भी पता नहीं कितनी बार देखूंगा। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। सत्या फिल्म में एक सीन है जहां पर चीफ मिनिस्टर के सामने पुलिस कमिश्नर अमोद शुक्ला, परेश रावल उसका किरदार निभा रहे होते हैं,
अमोश शुक्ला बैठा है और होम सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। ये दो लोग चीफ मिनिस्टर के सामने बैठे हैं और माहौल ऐसा है कि मुंबई में बहुत क्राइम बढ़ गया है, गैंग वॉर हो रहा है, शूटआउट्स हो रहे हैं। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर निर्देश देते हैं कमिश्नर अमोश शुक्ला को कि कमिश्नर साहब, आपको जो भी ठीक लगे करिए, लेकिन मुंबई को साफ कीजिए, प्लीज क्लीन द सिटी। आपको पता है ये जो सीन है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर हुआ है। इसी तरह का आदेश गोपीनाथ मुंडे ने 90s में, जब वो गृह मंत्री थे और गोपीनाथ मुंडे ने जब वो होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, हाँ जी, उस दौरान उन्होंने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रॉनी मेंडोसा को दिया था, क्योंकि मुंबई में रोजाना शूटआउट्स हो रहे थे, रोजाना लोगों को मारा जा रहा था, एक्सटॉर्शन, खून खराबा हो रहा था। तो गोपीनाथ मुंडे ने मेंडोसा को बुला के कहा था, कुछ भी करो लेकिन शहर को साफ करो। और उसके बाद एनकाउंटर्स के दौर ने पीक पकड़ा। ऐसा नहीं कि उसके पहले एनकाउंटर्स नहीं होते थे, एनकाउंटर्स 80s में भी हुए, अर्ली 90s में भी हुए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने गोली का जवाब गोली से देने का फैसला किया। और पहले क्या होता था? पहले भी तो गोली मार रहे थे। पहले इतने पीक पर नहीं था ना, मतलब शूटआउट्स इतने पीक पर नहीं थे ना। पहले कभी कभार एनकाउंटर्स होते थे, महीने में 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन उसके बाद एक दौर आया खास करके 99-2000 में कि 80-90 एनकाउंटर्स एक साल में होने लग गए। अच्छा, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। 90s के ऊपर एनकाउंटर मेरे ख्याल से 1999 या 2000 में हुए। और उसके पहले कितने होते थे, अगर एक आइडिया? उसके पहले साल भर में 10 या 12 एनकाउंटर हो गए। ओके, तो ऑलमोस्ट 8-9 गुना हो गए। हाँ, कई गुने ज्यादा बढ़ गए। तो पहले और अभी में क्या डिफरेंस हो गया ऐसे? अभी में, आज में नहीं, उस टाइम पे बिफोर गोपीनाथ मुंडे एंड आफ्टर गोपीनाथ मुंडे में गोपीनाथ मुंडे जी ने ऐसा क्या कर दिया और पुलिस क्यों, मतलब पुलिस के पास पहले इंटेंशन नहीं था कि हमें गोली मारेंगे? नहीं, ऐसा है कि गोपीनाथ मुंडे ने जिस दौर में गृह मंत्री का पद संभाला, उस दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड एकदम हावी हो चुका था। अच्छा। मुंबई में रोजाना किसी ना किसी की हत्या होती थी, 1 से ज्यादा लोगों की होती थी, खून खराबा होता था, गैंग वॉर होता था, गैंगस्टर आपस में भी एक दूसरे को मारते थे, फिर कारोबारियों को मारते थे, बियर बार के मालिकों को मारते थे, बिल्डरों को मारते थे, फिल्म स्टारों को मारते थे। तो पानी एकदम नाक के ऊपर चला गया था। और फिर गोपीनाथ मुंडे ने इस तरह का आदेश दिया। और उसमें भी ये हिंदू मुस्लिम गैंग्स को कुछ वो था कि नहीं, उसमें सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ऐसा हिंदू मुस्लिम गैंग नहीं था। हुआ ये कि इस पॉलिसी के अडॉप्ट होने के बाद, ये अनऑफिशियल पॉलिसी थी एनकाउंटर्स की, जिसमें कि गैंगस्टर्स को पकड़ पकड़ कर मारा जाता था, एक्स्ट्रा जुडिशियल होते थे, लेकिन इसमें कम्युनल एंगल नहीं था। इसमें यह था कि कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी उभर कर सामने आए और एक अधिकारी की टीम एक पर्टिकुलर गैंग को फोकस करती थी, दूसरे अधिकारी की टीम दूसरे पर्टिकुलर गैंग को फोकस करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रदीप शर्मा जो है वो दाऊद इब्राहिम के गिरोह के शूटरों को मारते थे। ओके। विजय सालस्कर अमर नायक गिरोह के शूटरों को मारते थे। तो इस तरह से होता था, अलग अलग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी अलग अलग गैंग के पीछे लगते थे। ओके। तो उस दौरान फिर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों का एक दौर शुरू हुआ और ये लोग मीडिया में हीरो बन गए। ओके, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा कम्युनल एंगल, क्योंकि पहले आपने कहा था कि शिवसेना के सपोर्ट में, मतलब ये 93 के दंगों की बात कर रहा हूँ मैं, तो शिवसेना के प्रेशर में या सपोर्ट में मुस्लिम भी थोड़ी सांप्रदायिक हो गई थी और उन्होंने मुस्लिम लोग पे ज़्यादा बायस रहे कि और कड़क रहे। इसलिए मैं पूछा था क्योंकि अब वापस शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो ऐसा था कि मुस्लिम गैंग्स को ज़्यादा मारा जाता था, हिंदू गैंग्स को कम मारा जाता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। मतलब जो भी गैंगस्टर था, चाहे किसी भी गैंग का हो, अरुण गवली गैंग के बहुत सारे लोग मारे गए। ओके। छोटा राजन गिरोह के कई सारे लोगों के एनकाउंटर्स हुए, दाऊद के लोगों के एनकाउंटर हुए, अमर नायक की गैंग का जो मुखिया था खुद अमर नायक, उसका एनकाउंटर हो गया। अच्छा, ओके। क्योंकि अरुण गवली, मुझे एक बार का याद है कि किसी ने शायद बाल ठाकरे जी के सामने कुछ कहा था कि इनके पास तो दाऊद है, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि हमारे पास भी तो अरुण गवली, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा हुआ ये था कि ये 95 में जो विधानसभा के चुनाव थे उसके पहले इलेक्शन कैंपेन जब चल रही थी, तो उस दौरान हुआ ये कि उन दिनों एक जीआर खैरनार नाम के एक म्युनिसिपल अधिकारी थे,
और उन म्युनिसिपल अधिकारी ने क्या किया था कि दाऊद के जितने जो इलीगल इमारतें थी उसके खिलाफ वो तोड़क कार्रवाई कर रहे थे, जाके उसको डेमोलिश कर रहे थे उन इमारतों को। ओके। और उन दिनों सरकार थी कांग्रेस की हाँ और चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार। हाँ जी। अब वो ये रहा था कि ये जो दाऊद की तमाम बिल्डिंगें थी ज्यादातर वो मुस्लिम इलाकों में थी। तो ये आरोप लगने लग गया सरकार के ऊपर कि ये सरकार तो मुस्लिम इलाकों में ही डेमोलिशन की कार्रवाई कर रही है, हिंदू इलाकों में तो कर ही नहीं रही है। ओके। इस तरह के आरोप लगे थे। तो इसके बाद खैरनार को रोका गया था, लेकिन खैरनार जो है वो बड़े ही मतलब बोल्ड किस्म के अधिकारी थे, किसी के सामने झुकते नहीं थे और उनको लगा कि ये एक तरह से उनके पर कतरने की कोशिश है। तो उन्होंने शरद पवार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और कहा कि मेरे पास ट्रक भर के एविडेंस है कि शरद पवार जो है वो दाऊद को बढ़ावा दे रहे हैं या दाऊद के कहने पर मेरे पर काटे जा रहे हैं। तरह तरह के आरोप जो है खैरनार ने लगाए थे ओके। उस दौरान। और हुआ ये था कि इसी बात को लेकर शिवसेना को मौका मिल गया कांग्रेस पर निशाना साधने का। ओके। और फिर एक सभा में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने यह कह दिया कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गौली है, यानी कि दाऊद एक मुस्लिम और गौली एक हिंदू, एक हिंदू डॉन हमारे साथ है। आगे चल के ये अरुण गौली भी बाला साहेब ठाकरे का दुश्मन हो गया। इसलिए मैं पूछा था क्योंकि ये क्या हुआ ऐसा कि मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि अगर प्रो हिंदू गवर्नमेंट आती, हिंदुत्व गवर्नमेंट, तो बिकॉज ये जो एक स्टेटमेंट दिया था बाला साहेब ने, तो फिर ये तो उल्टा ही हो गया। ये तो फिर मतलब उन्होंने वो फॉलो नहीं किया लाइन, क्योंकि अरुण गवली, अमर नायक को मार दिया आप कह रहे हैं। अरुण गवली भी आई थिंक उसके बाद ही दुश्मनी हुई जब वो उनके भी लोगों को मार रहे थे। एम आई राइट? नहीं, अमर नायक का तो हो गया ना, क्या मतलब? अरुण गवली, मैं कह रहा था अरुण गवली जो है वो तभी दुश्मनी बदली ना, जब वो दुश्मन बने वापस, थोड़ी सी उनकी दुश्मनी आई बाला साहेब के तरफ। नहीं, क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब बीजेपी शिवसेना की सरकार आई तो अरुण गवली को लगा कि अब तो अपना ही राज आ गया है। हाँ जी। तो उसने खुलकर अपनी एक्टिविटीज और बढ़ा दी, मतलब मिल मालिकों की हत्या करना, धमकी भरे फोन करना। अच्छा। शूटआउट्स उसके गिरोह की ओर से बढ़ गए, क्योंकि उसको लगा कि अब तो बाला साहब की सरकार आ गई है और बाला साहब ने तो ओपनली बोला था उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गौली है, तो मैं तो बाला साहब का आदमी हूं। एग्जैक्टली। मेरा क्या होगा? लेकिन गृह मंत्रालय जो है बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे के पास था और जब उन्होंने आदेश दिया कि मुंबई क्लीन करो तो उसमें सारे गैंगस्टर लपेटे में आ गए। ओके। सारे गिरोह के, फिर चाहे वो दाऊद गिरोह के हों, छोटा राजन गिरोह के हों या फिर अरुण गवली गिरोह के हों, तो उसमें अरुण गवली गिरोह के भी शूटर मारे जाने लगे। इस बीच में एक इंसिडेंट हुआ। अरुण गवली जेल से अपने गैंग को चलाता था, जिस भी जेल में उसको भेजा जाता था तो उस जेल में वो भ्रष्टाचार के बलबूते पर वहां के लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लेता था और अपनी गैंग जेल के अंदर रहकर चलाता था। ओके। तो हुआ ये कि अचानक में अरुण गवली को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इससे क्या होता है कि जिसका बना बनाया नेटवर्क था वो तो खत्म हो गया ना, अब नई जेल में जाएगा, नए तरीके से उसको नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। यस। तो उसको लगा कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो उसको किसी ने, अरुण गवली को किसी ने बताया कि जयंत जाधव नाम के एक शिवसेना से जुड़े व्यक्ति थे जिन्हें कि बाला साहेब ठाकरे का मानस पुत्र माना जाता था। उनके कहने पर अरुण गवली का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किया गया, एक जेल से दूसरी जेल में किया गया। तो अरुण गवली इससे भड़क गया और फिर उसके शूटरों ने मुंबई के प्रभा देवी इलाके में जयंत जाधव की हत्या करवा दी। और फिर हुआ ये कि बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अरुण गवली के खिलाफ जो है पुलिस लग गई। तब अरुण गवली ने डिसाइड किया कि वो भी शिवसेना की तर्ज पर अपनी अलग पार्टी बनाएगा। ओके। और फिर उसने बनाई अखिल भारतीय सेना। ओके। और ये अखिल भारतीय सेना एक वक्त में मुंबई में इतनी ज्यादा फैल गई कि इसने शिवसेना को चुनौती दे डाली। कई जगहों पर जहां पे शिवसेना की शाखाएं थी वहां पर शिवसेना का बोर्ड हटाकर अखिल भारतीय सेना का बोर्ड लग गया था। क्या बात कर रहे हैं? कई शाखा प्रमुखों को डरा धमका के या लालच देकर अरुण गवली ने अपने साथ मिला लिया था। अरुण गवली की पार्टी की ओर से तो एक बड़ी रैली भी निकाली गई थी। तो इस तरह से अरुण गवली ने राजनीति में एंट्री कर ली और शिवसेना के लिए एक बड़ा चैलेंजर बन गया। वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे हम आगे अभी नहीं जाते। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा 96-97 के दौर में अटका हूँ।
मेरे ख्याल से इधर ये कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था जो हम यंगस्टर्स लोग को थोड़ा इसलिए पता है क्योंकि संजय दत्त जेल गए थे और वो सब ये हुआ था। आपने जैसे कहा कि टाडा कोड और आर्म्स एक्ट, टाडा कोड हटा दिया गया, आर्म्स एक्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा भी कम की। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? देखिए, ये है मामला ऐसा कि जैसे मैंने बताया कि जब ISIS आया मुंबई में बम धमाके कराने के लिए, तो उसके साथ में हथियारों का जखीरा भी आया। AK-47 भी आई, गोलियां भी आई, भी आए। वो इसलिए आए क्योंकि दाऊद को ऐसा लग रहा था कि जब मुंबई में बम फटेंगे तो उसके बाद फिर से एक बार हो जाएंगे मुंबई में, और जब ऐसे होंगे तो फिर दाऊद गिरोह के जो लोग हैं उनके बीच में हथियार ये बांटे जाएंगे और फिर उनका इन में इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके लिए ये हथियार भेजे गए थे। अब होता यह है कि संजय दत्त उन दिनों में जब हो रहे थे सेकेंड राउंड के दंगे, तो संजय दत्त के पिता सुनील दत्त वो कांग्रेस के नेता थे और माइनॉरिटी इलाकों में वो घूम घूम कर जो से पीड़ित लोग थे उनकी मदद कर रहे थे। ओके। तो उनको धमकी भरे फोन आते थे। अच्छा। कि आप जो है मियाँ भाई लोगों के इलाके में जाके ये कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा, ये वो जान से मारने की भी धमकियां आई। तो संजय दत्त का ऐसा कहना था कि वो अपने पिता की सुरक्षा को लेकर बड़ा डरा हुआ था। ओके। तो ये बात कहीं ना कहीं उसने डी कंपनी को बताई। तो फिर दाऊद के छोटे भाई अनीस ने अबू सलीम को बोला कि ये जो हथियार आए हुए हैं उन हथियारों में से कुछ AK-47 जाके संजय दत्त को डिलीवर कर दो। तो संजय दत्त के घर पर वो डिलीवर करने के लिए गया। यहां पर एक किस्सा याद आता है। अबू सलीम को जब डिपोर्ट करके लाया गया तो उसने ATS को एक किस्सा सुनाया था। अच्छा। कि जब मैं उसको AK-47 वहां पर लेकर पहुंचा उसके पास और उसको बोला गया कि आप इसमें से कुछ ले लीजिए, तो संजय दत्त एक एक ऐसे देख रहा था जैसे कि हम मार्केट में जाकर सब्जी लेते वक्त देखते हैं कि सब्जी ठीक है कि नहीं, लौकी बैंगन वगैरह अच्छा कि बराबर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो एक एक उठाकर इस तरह से वो देख रहा था। ओके। और फिर उसमें से उसने 3 ले ली थी। 3 ली थी बस? हाँ, बाद में उसमें से 2 रिटर्न भी कर दी थी। और अच्छा। जब इस मामले में नाम आया संजय दत्त का, संजय दत्त मॉरिशस में शूट कर रहे थे, जब उनका नाम यहाँ पर एक अखबार ने छाप दिया था, तो उसके बाद में उन्होंने अपने दोस्त को कहकर उसको डिस्ट्रॉय भी करा दिया था। लेकिन फिर टाडा कानून के तहत संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई। मुंबई की टाडा अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चला और मुकदमे के बाद जज PD कोदे ने संजय दत्त को 6 साल जेल की सजा सुनाई आर्म्स एक्ट के तहत। टाडा से उनको बरी कर दिया कि भाई वो आतंकवादी नहीं है, ऐसा स्पष्ट कर दिया। बाकी के लोग आतंकवादी थे, आप आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन आपने गैरकानूनी तरीके से हथियार रखा है, इसके लिए आर्म्स एक्ट के तहत आप दोषी पाए जाते हैं। उनको 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। बाद में संजय दत्त ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की सजा को कम करके 5 साल का कर दिया। अच्छा। और उसमें से काफी हद तक उनका 2-2.5 साल का तो पीरियड खत्म हो ही चुका था जब पहली बार जेल गए थे। हाँ, इसके पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था और जब वो अंडर ट्रायल थे तो काफी कुछ वक्त जो है उसमें गुजर चुका था। तो कुछ मेरे ख्याल से 3-3.5 साल की सजा बाकी थी जो बाद में उन्होंने कंप्लीट की। पहले आर्थर रोड जेल में रखा गया, बाद में पुणे की अरवड़ा जेल में उन्होंने वो अपनी सजा पूरी की। ओके। क्योंकि एक इंसिडेंट बहुत फेमस है कि सुनील दत्त बाल ठाकरे के पास गए, बाला साहेब के पास गए, उनसे विनती की और फिर बोलते हैं कि उनका हुआ। पर उससे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग आपने मुझे बताया था, इनफैक्ट बुक में भी लिखा है, वो है उज्जवल निकम और संजय दत्त के बीच में कुछ हुआ था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि आई थिंक इन्होंने स्पेशल एक कोर्ट बनाई थी जेल के अंदर ही, राइट? तो ये क्या था इंसिडेंट? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। संजय दत्त उज्जवल निकम से बहुत डरते थे। उज्जवल निकम कौन है पहले बता देता हूँ। उज्जवल निकम विशेष सरकारी वकील हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की सीट से चुनाव भी लड़ा था जिसमें वो हार गए। हाँ जी। तो ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे टाडा कोर्ट में। ओके। अब टाडा कोर्ट जो है वो आर्थर रोड जेल है उसके अंदर बनाई गई थी, क्योंकि सारे आरोपियों को आर्थर रोड जेल में रखा गया था। और अगर जेल कोर्ट बाहर होती तो फिर रोजाना इतने सारे कैदियों को जेल से कोर्ट ले जाना जो है काफी जोखिम भरा था, क्योंकि छोटा राजन के लोग मार रहे थे ऐसे आरोपियों को। तो उनकी सिक्योरिटी का भी सवाल था। तो कोर्ट को जेल की 4 दीवारी के भीतर ही बनाया गया था। ओके। अब होता ये था कि
जेल के दरवाजे के बाहर एक मीडिया स्टैंड बनाया गया था जहां पर सारे मीडिया वाले अपना ट्राइपॉड लगाकर इंतजार करते थे। और जब दिन भर की कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म हो जाती थी तो उसके बाद विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम बाहर आते थे और वो मीडिया को ब्रीफ करते थे और मीडिया को बताते थे कि आज कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई हुई। उसके बाद में जो बचाव पक्ष के वकील होते थे, जैसे फरहाना शाह हो गई, सतीश माने शिंदे हो गए और दूसरे वो लोग आते थे और वो लोग ब्रीफ करते थे। ओके, सो ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल था, रोज ये होता था। अब एक दिन हुआ ये कि संजय दत्त आए। अब संजय दत्त रोजाना नहीं आते थे कोर्ट में, कोई कोई उनकी तारीखें होती थी, उस तारीख पर उनको हाजिर होना होता था। तो जिस दिन संजय दत्त को कोर्ट में आना होता था उस दिन मीडिया की कुछ ज्यादा ही भीड़ होती थी, क्योंकि संजय दत्त की एंट्री और एग्जिट के शॉट्स वगैरह मिल जाते थे, तो इसलिए मीडिया ज्यादा मौजूद रहती थी कोर्ट के बाहर। एक दिन हुआ ये कि कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई और संजय दत्त तुरंत कार्रवाई खत्म होते ही कोर्ट से बाहर निकले, फिर जेल के दरवाजे से बाहर आए। अब सारे मीडिया के लोग संजय दत्त के पीछे भागे उनके शॉट्स लेने के लिए, और कार क्या थोड़ा सा 100 मीटर चल के जाना पड़ता है, वहां पर जाके उनकी कार पार्क होती थी, तो वहां तक गए और सारे लोग शॉट्स लेने लग गए। इस बीच में हुआ ये कि उज्जवल निकम भी बाहर आ गए मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए, लेकिन देखा तो कोई मीडिया वाला है ही नहीं। ओह ओके, कहाँ गए सारे के सारे? तो देखा तो संजय दत्त के पीछे भाग गए। तो संजय दत्त के पीछे जब इस तरह से भागे तो उज्जवल निकम को बुरा लगा। अच्छा, कि उनको वेट करना पड़ा कि एक आरोपी के पीछे मीडिया भागी और मुझे वेट करना पड़ रहा है मीडिया के आने का। ओके, शायद उनका ईगो हर्ट हो गया। तो उसकी अगली सुनवाई पे हुआ ये कि जब अगली बार संजय दत्त जब कोर्ट में पहुंचे और जब अदालत की कार्रवाई खत्म हुई तो उज्जवल निकम ने एकदम धमकाने वाले अंदाज में संजय दत्त को कहा, संजू जब तक मैं बाहर जाऊं नहीं ना तब तक कोर्ट में ही रहने का। अच्छा, समझा ना, बाहर निकलना नहीं। ओके। और फिर संजय दत्त ने भी एकदम दबते हुए कहा, जी सर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ऐसा ही करूंगा। तो ये उज्जवल निकम जी से क्यों इतना डरते थे? डर इसलिए था क्योंकि देखिए उज्जवल निकम जो है वो प्रोसिक्यूशन के वकील थे और बहुत अच्छे थे क्या, मतलब एकदम टॉप के? बिल्कुल टॉप के लॉयर माने जाते हैं। उनका कन्विक्शन रेट बहुत हाई माना जाता है। जो मामले हाथ में लेते हैं तो कम से कम 85-90% तो जीत ही हासिल करते हैं। और उज्जवल निकम कितने कड़क तरीके से, कितने अच्छे तरीके से सरकारी पक्ष की बात रखते हैं उसके ऊपर ये निर्भर करता था कि संजय दत्त जेल में रहेंगे या बरी हो जाएंगे। तो वो उनसे पंगा नहीं लेना चाहते थे, उनको नाराज नहीं करना चाहते। हाँ, नाराज नहीं करना चाहते थे। तो इसके लिए संजय दत्त ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है सर, हाँ आप निकलेंगे उसके बाद ही मैं निकलूंगा। ओके। और संजय दत्त की कुछ एक कहानी आई थिंक जेल में जाने के टाइम पे भी एक हुई थी। हाँ, ये कहानी जो है ना, मुझे स्वाति साठे जो कि DIG प्रिजन्स हैं अब, वो उन दिनों आर्थर रोड जेल की सुपरिटेंडेंट हुआ करती थी। अच्छा। तो जब संजय दत्त को हिरासत में लेकर जब पहली बार जेल में लाया गया, वो एकदम पहली बार नहीं था क्योंकि एकदम पहली बार तो वो 93 में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बाद में भी कई बार वो जेल में उनका अंदर बाहर जब चल रहा था। अच्छा। तो जब उनको जेल में लाया गया तो स्वाति साठे का ऐसा कहना है कि संजय दत्त जो है वो जेल के कपड़े पहनने को तैयार नहीं थे। अच्छा। और आनाकानी कर रहे थे, हालांकि जो जेल का स्टाफ था बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे बात कर रहा था और आप पहन लीजिए क्योंकि ये यहाँ का रूल है सर। लेकिन संजय दत्त अपनी थोड़ा अकड़ में थे और उन्होंने पहनने से मना कर दिया था। लेकिन जेल का रूल था कि आपको जेल के कपड़े ही पहनने हैं। तो फिर वो जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे वो जाके सुपरिटेंडेंट स्वाति साठे के पास उन्होंने कंप्लेंट की कि संजय दत्त जेल के कपड़े नहीं पहन रहा है। तो स्वाति साठे एक बहुत ही अनुशासन पूर्वक काम करने वाली सुपरिटेंडेंट मानी जाती हैं, बहुत ही सख्त मिजाज, एक कड़क महिला मानी जाती हैं। तो उनको गुस्सा आ गया और वो सीधे संजय दत्त के पास पहुंची और उन्होंने संजय दत्त को अपना बैटन दिखाते हुए, डंडा दिखाते हुए कहा, संजू तू बातों से मानेगा या लातों से मानेगा? अच्छा। हाँ ओके। बातों से मानेगा या लातों से मानेगा? चल कपड़े पहन ले। और उनका जो बोलने का लहजा था उसको देखकर संजय दत्त डर गया और फिर उसने कपड़े पहन लिए। क्योंकि बहुत विपरीत है ये संजय दत्त का जो एक इमेज है बाहर, उसके बहुत विपरीत है ये। थोड़ा तो बहुत शॉकिंग है ये सुनने में।
तो चलिए एक और कोई आपने अब भी जस्ट मेरे को बिफोर शूटिंग एक जो आपकी बुक में भी ये चीज नहीं है, वो था कि गोविंदा और संजय दत्त के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। नहीं, ऐसा है कि देखिए उन्होंने साथ में एक फिल्म की थी 90s में। कई फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म थी, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। और गोविंदा फेमस रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। गोविंदा इस बात के लिए जाने जाते रहे कि वो लेट लतीफ हैं। ओके। गोविंदा कई बार घंटों घंटों लेट हो जाते थे सेट पर पहुंचने के लिए। गोविंदा इस वजह से बदनाम थे अपनी लेट लतीफी के लिए। तो जिस फिल्म में संजय दत्त और गोविंदा साथ में काम कर रहे थे, वहां पर भी गोविंदा अक्सर लेट आते थे। अच्छा, संजय दत्त को भी मतलब उनका रिस्पेक्ट नहीं रखे। ओके। तो हुआ ये कि एक बार पुलिस के हाथ में कन्वर्सेशन लगा जिसमें कि संजय दत्त छोटा शकील से बात कर रहे हैं। ओके। और गोविंदा की कंप्लेंट कर रहे हैं और बोल रहे भाई वो गोविंदा भाई लेट आता है अपने सेट पे, टाइम पे आता नहीं है। तो छोटा शकील उसको समझाता है कि नहीं टाइम पे आएगा, बराबर आएगा, उसको बोल देंगे। तो छोटा शकील से कंप्लेंट करने का गोल क्या था? कि वो प्रोड्यूसर थे, दाऊद प्रोड्यूसर था, मतलब? नहीं, छोटा शकील बेसिकली ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दखल काफी था। तो छोटा शकील के नाम का खौफ था ना। अच्छा। और अगर छोटा शकील एक फोन करके गोविंदा को बोलता कि टाइम पे पहुंच जाना सेट पे, अच्छा, तो क्या गोविंदा की हिम्मत होती कि वो टाइम पे ना पहुंचे? ये तो थोड़ा सा वो स्कूल में हम टीचर को कंप्लेंट करते थे, वो थोड़ा वैसा लगा मुझे कि, और वो भी छोटा शकील जो डायरेक्टली शायद इन्वॉल्व ना हो मूवी में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि गोविंदा के अगेंस्ट उन्होंने कहा। और फिर क्या हुआ? मतलब कुछ छोटा शकील का फोन गया था? नहीं, फिर आगे की कहानी ये तो मैं आपको जो पुलिस के कन्वर्सेशंस जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, मैंने उस बेसिस पे ही आपको बताया। ओके। एक और जो चीज़ मुझे उठानी थी या छेड़नी थी हमारे कन्वर्सेशन में, वो ये था कि आपने बहुत ज़्यादा फर्स्ट हैंड चीज़ें एक्सपीरियंस की है। जैसे आई थिंक 92 के टाइम पे ही हो गया था, दिसंबर 1992 में, जब आप स्कूल से वापस आ रहे थे, तो आपने थोड़ी सी क्यूरियोसिटी में कोई क्राउड को फॉलो कर लिया था। वो शायद दिसंबर की बात है। देखिए ऐसा है कि वो बात है फरवरी 1989 की। अच्छा, वो 1989 की बात है। ओके। हुआ ये था कि मैं मस्जिद बंदर इलाके में रहता था और मोहम्मद अली रोड पर एक जुलूस जा रहा था और मैं स्कूल से लौटा था उस वक्त। और मेरे मामा ने मुझे वहाँ पर ही मोहम्मद अली रोड के जंक्शन पर ही नानूमल भोजराज नाम का एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी पुराना, वहाँ की छाछ काफ़ी फेमस हुआ करती थी। तो मामा ने मुझे वहाँ छाछ पिलाई। उसके बाद मामा अपने काम पर निकल गए और मैं वापस, मुझे घर जाना था। लेकिन तभी मैंने देखा कि मोहम्मद अली रोड की तरफ से एक बड़ा सा जुलूस आ रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं तरह तरह के, और काफ़ी भीड़ थी। तो मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसा मोर्चा देखा नहीं था, कभी इस तरह का जुलूस देखा नहीं था, क्राउड। तो जिज्ञासावश जो है मैं भी उस क्राउड के साथ चलने लग गया देखने के लिए कि मतलब क्यों ये लोग। आपकी उम्र क्या होगी तभी? तब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 10 साल के मतलब आसपास। 10 या 11 साल के आसपास। तो फुटपाथ पर, सड़क पे मोर्चा चल रहा था और बगल की फुटपाथ में अभी कुछ देर तक साथ साथ चलने लग गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ऑल ऑफ सडन हुआ ये कि उस मोर्चे में से ही कुछ बॉटल्स जो है फेंकी जाने लगी पुलिस की तरफ। ओके। और फिर तुरंत ही पुलिस, वहां पर पुलिस भी बड़े पैमाने पर मौजूद थी। जब ये मोर्चा क्रॉफर्ड मार्केट के पास पहुंच रहा था, उसके पहले ये हुआ, मैं करीब 500 मीटर तक आगे चलकर गया था मोर्चे के, और वहीं पर हुआ ये कि अचानक से किसी ने कांच की बोतल फेंकी पुलिस की तरफ, और उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। मेरे सामने ही एक आदमी आके गिरा और 2-3 पुलिस वाले उसको लाठी मारने लगे। ओके। और वहां पर भगदड़ मच गई और मैं भी वहां पर भागा, मेरे चप्पल छूट गए और मैं आगे एक जगह पे गिर गया भागते भागते। तो मुझे एक बिल्डिंग में एक बूढ़े शख्स थे, बोरी मुस्लिम, उन्होंने मुझे जल्दी से बिल्डिंग के अंदर घसीट लिया। और फिर बिल्डिंग में जब मैं था तो मैंने बाहर देखा कि काफी फायरिंग की आवाजें आ रही थी, काफी आग जनी हुई, पूरे इलाके में धुआं धुआं फैल गया था। तो दरअसल ये हुआ ऐसा था कि
सलमान रश्दी ने किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस। राइट। इस किताब पर जो है ईरान ने पाबंदी लगा दी थी और फतवा निकाला था सलमान रश्दी को जान से मारने का, खोमेनी जी ने। हाँ, आयतुल्लाह खोमेनी ने। हम्म। और भारत सरकार ने भी उस पर पाबंदी लगा दी। तो रश्दी के प्रोटेस्ट में ये एक मुस्लिम संगठनों की ओर से निकाला गया मोर्चा था, जो कि मस्तान तालाब से लेकर के ब्रिटिश कॉन्सुलेट तक जाने वाला था। यहाँ पर फोर्ट में ब्रिटिश मिशन तक जाने वाला था। तो उनके एम्बेसी बेसिकली। हाँ, तो यहीं पे रास्ते में ही पुलिस के साथ में इनका कन्फ्रंटेशन हो गया और फिर ये दंगा हुआ, जिसमें पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसमें 12 लोग मारे गए। अच्छा, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कुछ भी होता था वर्ल्ड ओवर, तो बम्बई में आपको ये दिखता था कि उसका कुछ ना कुछ असर। हाँ, देखिए ऐसा है कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी होता है तो उसका रिएक्शन वायलेंट तरीके से मुंबई में देखा जाता है, देखने मिला है। सलमान रश्दी का क्या कनेक्शन था? देखिए, सलमान रश्दी ने किताब लिखी, वैसे कनेक्शन सलमान रश्दी का अगर मुंबई में कुछ हो तो मुंबई का ही है सलमान रश्दी। अच्छा, ओके। लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अलग है। सलमान रश्दी ने किताब लिखी ब्रिटेन में, उनकी जान का फतवा निकाला ईरान ने। हाँ। लेकिन दंगा कहाँ हुआ, आदमी कहाँ मरे? मुंबई में। हाँ, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। उसके बाद में ट्रेन कहाँ पर जलाई गई? गोधरा में। राइट्स कहाँ हुए? गोधरा में। बम कहाँ फटे? मुंबई में। रोहिंग्याओं पे अत्याचार कहाँ पर हुआ? बर्मा में, म्यांमार में। उसके प्रोटेस्ट में दंगे कहाँ पर हुए? आजाद मैदान में। हाँ जी। चार्ली हेब्दो मैगजीन कहाँ पर छपी, जिसमें कि पैगंबर की तस्वीर बनाई गई? यूरोप में। लेकिन उसका प्रोटेस्ट कहाँ पर हुआ? मुंबई में। हाँ जी। सो मुंबई हिस्टोरिकली एक ऐसा शहर रहा है जो कि ग्लोबल इवेंट्स पर बड़े ही वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है। अब थोड़ा सा पहले चले जाएंगे 1920 के आसपास में, तो जो खिलाफत आंदोलन था, हाँ जी, वो भी दुनिया के किसी दूसरे कोने में कुछ हो रहा था, ऑटोमन एम्पायर को रिस्टोर करना था उसके लिए। तो उसके जवाब में जो है यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। तो ये एक मुंबई का मिजाज रहा है, ये तासीर रही है मुंबई की कि दुनिया में कहीं कुछ होता है। बहुत एम्पैथेटिक है हम लोग। अभी जो मुंबई के दंगों की बात कीजिए 92-93 वाले, मुंबई से 1,500 किलोमीटर दूर अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई, लेकिन सबसे भयानक दंगे मुंबई में होते हैं। वही, ये बहुत अजीब बात है। ओके, क्योंकि मेरा ये पॉइंट इससे था क्योंकि अगर मैं सिर्फ पॉइंट्स में गिनूं, आप एक सामना के भी एक टाइम पे काम करते थे, शिवसेना का जो पेपर है, तो आपने उधर ये भी किलिंग्स देखी कि आप जिनसे बात कर रहे थे वो नेक्स्ट दिन शायद उन्हें मार दिया गया अंडरवर्ल्ड के द्वारा। फिर आपने आपके एक बहुत अच्छे मित्र थे ज्योतिर्मय डे, जो मिड डे के क्राइम रिपोर्टर थे या क्राइम एडिटर थे? क्राइम एडिटर थे। उनको 2015 में मारा गया था मेरे ख्याल से। नहीं, 2011 में मारा गया था। हाँ, जून 2011। हाँ, 2015 में भी एक और कोई दूसरी घटना थी, आई थिंक मैं उससे कंफ्यूज हो गया। तो ये भी इंसिडेंट्स ऐसे थे क्योंकि आप उनसे वही संडे को मिलने वाले थे, पर आप उनके बाद में श्रद्धांजलि या जनाजे पे गए थे। तो ये चीज़ मेरी एक बहुत उत्सुकता ये जगी ये आपकी बुक पढ़ते हुए कि आप कंटिन्यूसली राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, आप 10 साल की उम्र से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ क्राइम के वर्ल्ड से आप फर्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस रहा है। आप 26/11 को भी बहुत फर्स्ट हैंड आपने महसूस किया। विजय सालस्कर, हेमंत करकरे से आप मिलते थे। इनफैक्ट एक बार दाऊद का आपको एक वो भी आया था, एक धमकी इनडायरेक्टली हेमंत करकरे ने कुछ इंटरसेप्ट किया था, आई थिंक। तो ये चीज़ बहुत ये मेरे को समझ में आ रही कि आपका आई थिंक लिखा था क्राइम वर्ल्ड में, जो जर्नलिस्ट आप हैं, कि आपने बचपन से आपके ना ये इंसिडेंट्स जो आपने लिखी है बुक में, ये आपको कहीं ना कहीं शेप कर रही थी और आपके लिए लिखा था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए ये वायलेंस मैंने बहुत बचपन से देखी। मैं जिस इलाके में रहता था, उस इलाके को, उसका नाम तो था मस्जिद बंदर, लेकिन उसका पिन कोड था मुंबई 3। अच्छा, मुंबई 3 वो पिन कोड है जहां पर दाऊद इब्राहिम का भी घर आता है। पाकमोड़िया स्ट्रीट भी मुंबई 3 में ही है। ओके। और मेरा घर भी वहां से दाऊद के घर से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर ही था। और
एक वक्त में बम्बई 3 के लोगों से शहर के बाकी के हिस्सों के लोग बड़ा डरा करते थे, और लोग डराते भी थे बम्बई 3 के, बम्बई नंबर 3 में रहता हूँ, समझा क्या? अच्छा। हाँ, ऐसा वैसा मत समझना, बम्बई नंबर 3 का शाना हूँ। ओके। तो एक खौफ, एक दबदबा होता था बम्बई नंबर 3 का, और वो इसलिए होता था क्योंकि बम्बई नंबर 3 ने काफी वायलेंस देखा उस इलाके ने। वायलेंस इन टर्म्स ऑफ गैंग वॉर बिटवीन दाऊद गैंग एंड पठान गैंग उस वक्त में, गैंग वॉर इन टर्म्स ऑफ वायलेंस इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, कम्युनल वायलेंस। फिर एक टेररिस्ट अटैक भी, जो 12 मार्च 1993 को जो बम धमाके हुए थे, तो उनमें से एक बम धमाका जो है वो मस्जिद बंदर इलाके में भी हुआ था, काथा बाजार में। तो और ये सारा कुछ देखते हुए मैं वहां पर पला बड़ा उस इलाके में। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, के हाई स्कूल में, उस स्कूल में मेरी क्लास में 40 लड़के थे, उनमें से 38 मुस्लिम थे, और सिर्फ 2 हम नॉन मुस्लिम्स थे, एक मैं और एक मेरा चाइनीज फ्रेंड जो कि बुद्धिस्ट था। हम 2 लोग ही नॉन मुस्लिम्स थे। और उस स्कूल में कई ऐसे बच्चे थे जो कि करीम लाला के नाती पोते थे। वो जो हाजी मस्तान के टाइम पे ये जो चिंकू पठान नाम का 3 साल पहले जो बहुत बड़ा ड्रग माफिया मुंबई से अरेस्ट हुआ, हाँ। वो मेरे स्कूल में ही पढ़ता था, मेरे से एक क्लास पीछे था। अच्छा। अरे बाप रे। क्योंकि आपने बहुत बार ये भी कहा है कि आप आई थिंक बॉम्ब ब्लास्ट होने के थोड़े टाइम पहले ही घर पहुंचे, और आपके जो ताऊजी है या चाचा है वो भी ऐसे ही कुछ जस्ट थोड़े टाइम पहले पहुंचे। ये मतलब बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जब 26/11 भी हुआ था मेरे इलाके में कुछ उसका असर नहीं था, पर हम तभी भी बहुत डरे हुए थे कि मेरे को नेक्स्ट बिल्डिंग में ट्यूशन्स जाना था, और मैं तभी भी नहीं गया उस दिन, मतलब 2 दिन छुट्टी ली थी हमने। तो मुझे इसलिए मैं बहुत आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या देखा है बचपन से, और इसलिए बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि आपने ये जो बुक लिखी है ये ना हर मुंबईकर के साथ है ना एक तार छेड़ेगी, क्योंकि ये आपने एकदम डीप में देखा है, आपने मुंबईकरों का लाइफ एक्चुअली में जिया है, हमारे जैसे ही जिया है। इसलिए ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे रोक सकते हैं। बात करने के लिए तो अंडरवर्ल्ड में बहुत सारी चीजें आपके साथ, तो कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए रख देते हैं। अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। अब उसका आंसर तो आप ही देंगे, बट इसको अगली बार लेते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सात्विक, अच्छा लगा आपसे इस बातचीत को करके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।